हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। एचटेट, पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी इन सब के लिए जो स्पेशल सीरीज हमारी चल रही है सीडीपी, जिसमें हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके ख़त्म कर लिया है। 30 एमसीक्यूज इसके डिस्कस हो चुके हैं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 2020 में जो आपके 30 एमसीक्यू आए हैं उसको स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, सीडीपी खत्म होगा देन हम लोग कॉमर्स में शिफ्ट करेंगे और कॉमर्स के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं फिर उनको डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। ठीक है, फटाफट एक बार सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, देन शुरू करते हैं क्लास को। और ये हमारा चौथा क्लास है, तीसरा नहीं भाई, चौथा क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं, ये चौथा क्लास देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया जरूर डाउनलोड करोगे। और कंप्लीट कोर्स के लिए लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और सक्सेस चाहिए तो सिंपल सा एक थॉट है भाई, सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज सक्सेस नहीं मिलेगी। कॉम्पिटिशन्स बहुत हाई लेवल पर है, एग्जाम्स निकालना थोड़ा सा टफ होता है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो। सिस्टमेटिक वे में मेहनत करोगे डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर है ताकि टाइम के लिए कोई बाउंडेशन ना हो। 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस और लाइव के लिए अलग से डाउट एंड एमसीक्यू क्लासेस होगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, फटाफट एनरोल करो। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। आपको यहां बताना है कि डेवलपमेंट की कौन सी सही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोलता हूं भाई, नॉट रॉन्ग। ये नेगेटिव वाले जितने भी पोर्शंस होते हैं इनके क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखो, एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। क्या है पहला, चलिए देखते हैं। विकास में परिवर्तन होता है, बोला जा रहा है कि डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, चेंजेस इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, अगर आप में चेंजेस नहीं आएंगी तो डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है, तो पहली चीज तो यही है। दूसरा ये बोला जा रहा है कि अर्लियर स्टेज में डेवलपमेंट जो है वो काफी धीरे धीरे होता है, लेकिन लेटर ऑन जो हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो 100% ट्रू है। कैसे? अगर आपको मान लो गाड़ी चलाना है, क्या आप एक दिन में ही आप पूरी ड्राइविंग सीख जाओगे? नहीं, आप ड्राइविंग सीखने जा रहे हो तो भाई पहले दिन आपको ब्रेक, कल्चर्स वगैरह ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आपके हाथ फ्री होगी और जैसे आपका हाथ उसमें बैठता जाएगा आपकी जो डेवलपमेंट है वो और ग्रो करेगी। सो दूसरा भी सही है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, डेवलपमेंट जो है यानी कि डेवलपमेंट पैटर्न आर अनप्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये गलत है। प्रिडिक्ट किया जा सकता है, आप किस स्टेज से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो उससे देख करके आपका जो ट्रेनर है वो बड़े अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट आप लोगों को देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो और कितनी आपको और पढ़ने की नीड है। तो जो आपका ट्रेनर है, जो आपका टीचर है, जो आपका कोच है, कहीं ना कहीं उसको ये पहले से ही जानकारी आ जाती है। कहीं ना कहीं आपकी जो एक्शंस है उसके बिहा पर वो चीज़ों को आराम से देख सकता है, तो ये इसका पैटर्न नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिल चुका है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ हमारा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में नॉट पूछा था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। किस रेस में? ऑफ मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स। आपकी मोटिव्स को जानने के लिए इनडायरेक्ट मेथड कौन सा होगा। अगर मुझे आपकी मोटिव जानना है तो डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, आपसे चेकलिस्ट बनवा सकता हूँ, आपसे इंटरव्यू ले सकता हूँ। इन सब से डायरेक्टली मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कोई चीज़ें आपको लिखने बोलूँ, सेंटेंस कंप्लीट टेक्निक का इस्तेमाल करूँ, तो ये इनडायरेक्ट टेक्निक का एक हिस्सा होगा। ये क्या है? इनडायरेक्ट टेक्निक का एक हिस्सा है। लेकिन आप क्वेश्चन राइज डायरेक्टली या फेस टू फेस सामने से चेक लिस्ट में आपने जो क्वेश्चंस बनाया उनको वहां पर टिक करना है। ठीक है ना, अब आपकी मर्जी है तो टिक करो, तो आपकी मर्जी हाँ या ना में केवल आंसर आ जाएगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पर हम क्लोज्ड क्वेश्चन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना, सो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेल्फ कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो किस चीज पर बेस्ड होता है, हमें ये बताना है। सेल्फ कॉन्सेप्ट की अगर बात किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट
आपका जो सोशल रोल यानी कि सामाजिक भूमिका है उस पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाता है, क्योंकि आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करते हो, किस तरह से लोगों से मिलते हो। जब अनजान लोगों से मिलते हो तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह है। देखो बॉडी लैंग्वेज एक वर्ड आ गया, तो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी वही आ गया हमारा कि बॉडी इमेज इन द सेंस ऑफ आपका पहनावा, आपका बोलने का तरीका, आपका खड़ा होने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, आपसे मिलने का आई कांटेक्ट, ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखलाती है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपकी सेल्फ एबिलिटी, आप कितने कॉन्फिडेंस पर हैं या नहीं है, इन चीज़ों को जज करने का, इन चीज़ों को पता करने का ये बड़ा आसान तरीका है, या फिर बोल सकते हैं ये माध्यम है। सो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 और 2 बोथ क्लियर है यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी, किसके द्वारा भाई, गुंज द्वारा दिया गया है कौन सा अंतमुखी चिंतन प्रकार की जो व्यक्तिगत विशेषता है, इनमें से कौन सा नहीं है। हमें क्या बताना है कि आपकी जो व्यक्तित्व विशेषता होती है खास करके अंतमुखी चिंतन को लेकर के गुंज के द्वारा वो कौन सी नहीं है। देखो अगर मैं बात करूं सिंपली गुंज के द्वारा जो दिया हुआ पाठ था, अगर मैं उसकी बात करूं तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो किस तरह से लोगों के साथ में ट्रीट करता है, कैसे काम करता है, यानी कि वो सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहे थे इस पर। वो इसमें ये देख रहे थे कि जो आपकी नॉलेज है, आप अपने नॉलेज का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, आप किसी भी चीज़ पर बैठे, किसी ने कोई बोल दिया आप उस पर बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि आप उसके फैक्ट्स पर जानने की कोशिश करते हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह से है। ऑप्टिमिस्ट वो बेसिकली नहीं था, यानी कि आशावादी नहीं था। उनके थिंकिंग में आशावादी इन द सेंस आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव थिंक होना, किसी भी चीज़ को लेकर के चाहे आपकी एक्शंस कुछ भी रहे, वो ऐसा नहीं था। यहाँ पर वो चीज़ों को करके उसको फैक्ट जान करके उसके बाद काम करना। तो नॉट वाले केस में ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखो 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 4 में से 2 आप लोगों को नॉट वाला क्वेश्चन मिल चुका है। इसलिए पहले ही बोलता हूँ 30 में से पिछला 2016 देखा हमने, उसमें भी 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो नॉट वाले सेंस में पूछे गए थे। अगेन फिर से देखोगे इसमें भी लगभग उतने ही क्वेश्चन है, तो इस पर फोकस रखो अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस जरूर करें आप। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, पहला चीज ये अप्रोक्सीमेट में आपको बताना है। कहीं कहीं आप पढ़ोगे तो कुछ ऊपर नीचे आपको आंसर्स देखने को मिल जाएगा, बट इन जेन्युइन देखा जाए जो आपका जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 1200 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम तक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप 2 देख सकते हैं जिसमें 1200 से 1400 ग्राम दिया गया है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए आपको जो भार है, एजेस, जो वेट है, ध्यान से देखो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट में है। 750 से 900, 1200 से 1400, 1000 से 12 और 800 से 1000। इनका जो एज का जो वेट का जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी अलग अलग है, क्योंकि सभी ने अलग अलग दिया है इसको, कोई प्रॉपर नहीं है। लेकिन हाँ 1200 से 1500, 1600 यहाँ तक कॉमन है और यहीं तक रखा गया है इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी बुक हेरिडिटी जेनरिक में व्यक्ति विभेद का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो हेरिडिटी जेन्युइन्स है उसके बारे में उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बात किया है। कौन है ये भाई? ये है फेरिस गैल्टन। कौन है? फेरिस गैल्टन, नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। और ये बुक कब आई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो 1869 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। नाम देखो, इस तरह से बुक्स वाले क्वेश्चंस आपको 30 में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो इस चीज़ों को आप प्रॉपरली याद रखोगे। मैं आप लोगों को इसकी लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा जितनी कॉमन है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों के लिए ये ईजी हो जाए और डायरेक्टली आप लोग इसको टैकल कर लो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? इनमें से आपको बताना है कौन सा डायरेक्ट मेथड है। किस चीज के लिए भाई? एडजस्टमेंट का। समायोजन इट मींस एडजस्टमेंट का कौन सा डायरेक्ट मेथड है? देखो एडजस्टमेंट कहाँ होता है? एडजस्टमेंट वहां होता है जहां पर आप बोल सकते हो
विनम्रता हो, जहाँ पर पोलाइटली हो चीज़ों पर, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पर अडिक्ट रहेंगे तो वहाँ पर एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। जब तक दोनों चीज़ें बैलेंस्ड पे ना हो, एक तरह से बोल सकते हैं कि पोलाइट ना हो, तब तक ये नहीं आने वाला है। विड्रॉवल एंड सबमैसिवनेस, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि आप चीज़ों को एडजस्ट करना चाहते हैं। क्या दिखलाता है कि हम किस तरह से चीज़ों को काम कर सकते हैं, किस तरह से मिला सकते हैं, वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास, किसके बारे में बोला जा रहा है, नैतिक विकास के सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है। आपको बताना है किसके अकॉर्डिंग में। सबसे पहला चीज तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग में, जो उन्होंने उन्मुखता के सिद्धांत पर, जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उस पर जो रूढ़िवादिता स्तर थी उसके अंतर जो उन्होंने बताया था, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो देखा जाए तो ये डिपेंड कर रहे थे, जो कोलबर्ग थे उन्होंने सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के बात की थी, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किस तरह से आप जो समाज है, आप समाज के साथ में इंटरेक्ट करते हो। जो एक बच्चा है वो समाज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, समाज उसको किस तरह से डेवलप करता है और क्या क्या चीज़ें उसको सिखाता है, और आप किस तरह से उसके इन्वायरमेंट में आकर के, मतलब एक बच्चा इन्वायरमेंट में आकर किस तरह अपने आप को डेवलप करता है, उस चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। ये चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा डीप या फिर टेक्निकल चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक फॉर्म में पढ़ो, चीज़ें प्रॉपर आंसर्स आने वाली है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अगेन नेगेटिव वाला सेंस है, आपको बताना किशोरावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। पहला आप ध्यान से देखो तो बोला गया है कि इमोशनल स्टेबिलिटी। 2016 वाले सेशन में भी हम लोगों ने देखा था कि इमोशनल स्टेबिलिटी खास करके एडल्ट वाले स्टेज में तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि वहीं पर तो चीज़ों को और ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है ना। विरोधी मानसिक दशाएं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब किशोरावस्था की एज होती है, मतलब जिस समय आप एक तरह से बोल सकते हैं कि एडल्ट स्टेज में आने वाले होते हैं, उस समय आप चीज़ों को फैक्ट वाइज देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके बेस पर जाने की कोशिश कर सकते हैं, हर चीज़ के थॉट्स पर उनके क्या रीजंस होते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं। व्यवसाय व चिंतन, व्यवसाय की चिंतन के बारे में बात करते हैं। व्यवसाय की चिंतन कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप चेक करते हैं कि फ्यूचर में आपको कहाँ जाना है, आपका गोल क्या है, एम क्या है, आप या तो आप जॉब के या तो बिजनेस के, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ों पर आप आने लगते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक तरह से वीर पूजन की भावना, आपको एक तरह से अपने आप में प्राउड वाली फीलिंग्स आने लगती है। अगर आपने कुछ कर लिया होता है तो आपने किसी की हेल्प कर दी, किसी को कुछ कर दिया, तो आप खुश हो जाते हैं, अरे यार हमने ऐसा किया भाई, मैं तो सुपरमैन बन गया आज से ही, वो वाली फीलिंग्स आ जाती है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही है, ये स्टेबिलिटी अभी नहीं आती है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। उन ज्ञान अथवा कौशल का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए, मतलब बोला जा रहा है कि अ स्टेटमेंट ऑफ अ नॉलेज और अ स्किल दैट स्टूडेंट शुड मास्टर। स्टूडेंट जो है वो मास्टर्स हो जाएगा आफ्टर इंस्ट्रक्शंस कब। देखो एक सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि आप किसी भी चीज़ पर प्रॉपर तरीके से आप मास्टर्स या फिर आप चीज़ों को स्किल्स या फिर नॉलेज को आप तभी प्रॉपरली गेन कर सकते हैं या फिर उस पर मास्टर्स बन सकते हैं, या 100% नॉलेज, नॉट ओनली 100%, मतलब ठीक ठाक नॉलेज आपके पास तभी आ सकता है जब आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को फॉलो करें या फिर आप दूसरे को निर्देशात्मक उद्देश्य को पूरा करें, मतलब ये जो एक स्टेजेस बना हुआ है आप उसको पार कर लेते हैं, दूसरों को आप प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकते हैं। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि आप जो है अनुदेशात्मक की एज पर, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं मास्टर्स ऑफ एज पर पहुंच गए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ पर, क्या यहाँ पर आंसर आया, आंसर 3। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं ली है पीजीटी कॉमर्स के कोर्स में एस्टेट लेवल 3, देखो आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, हार्डली आपको 2 महीने का टाइम मिला हुआ है,
इस 2 महीने में आपको जी जान लगा के पढ़ना पड़ेगा बॉस, क्योंकि इतना ईजी नहीं होता है जितने लोग आप लोग सोचते हैं कि एग्जाम्स निकालना बहुत ईजी है। एक बार 2 बार लोग हर साल एग्जाम होता है, बट उसके बावजूद भी लोग एग्जाम नहीं निकाल पाते और फिर भी सोचते हैं कि यार इस बार नहीं हुआ, अगले बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार। ऐसे कितनी बार लगाओगे? और समय की कीमत को पहचानो और उसके हिसाब से अपना काम करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।